मधुबन के आंगन को देखो, कितने उसके पत्ते टूटे, कितने उसके सच्चे छूटे, पर बोलो टूटे पत्तों पर कब मधुबन शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय के हाल के जो का मना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। दोस्तों, इस बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड में बहुत कुछ दे जाऊंगा मैं। डिपेंड करेगा कि आप क्या लेके जाते हैं इसमें से। ये जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं टाइटल सुन के या जो करके अगर पहली बार आए हैं, उनके लिए बार बताता हूं कि ये पूरा पॉडकास्ट फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज का आप पहले से एपिसोड से लेके अगर अभी तक का आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर बाई चांस नहीं भी सुना है तो बाद में सुन सकते हैं। इसको सुनने के बाद आपके पास एंड में एक वो आएगा प्लेलिस्ट, तो आप उसमें जाके सुन सकते हैं सारे एपिसोड्स। इसमें क्या है कि इसके अंदर मैं सब अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि क्या हुआ, कैसे घटित हुआ, कैसे फेलियर्स आए, कैसे सक्सेस आई, कैसे फेलियर्स बार बार आते गए, ऑब्स्टिकल्स आते गए, हसल करते गए और कहाँ किस मुकाम पर जाकर बंदा पहुंच जाता है। ये पूरा आप सुनेंगे तो आपके मन के और दिमाग के सबकी तारे खुल जाएंगी। ये मेरा वादा, गारंटी। जैसे मोदी की गारंटी चल रही है ना, ऐसे मेरी भी गारंटी। मैं लिख के देता हूं, आपको बोल के देता हूं। ये सुनने के बाद अगर जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव, जिंदगी को देखने का नजरिया अगर आपका बदल ना गया तो मेरा नाम भी लोकेश भारती है नहीं। दोस्तों, अभी जो मैंने पंक्तियां बोली, जो आपने पहले भी अगर सुना है, जो नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। जब मैंने एक कविता के कुछ बोल बोले हुए थे कि जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर बोले टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। उसी की अगली पंक्तियां थी कि मधुबन के आंगन को देखो, कितने उसके पत्ते टूटे, कितने उसके पत्ते टूटे, कितने उसके अपने छूटे, पर बोलो टूटे पत्तों पर कब मधुबन शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। ये पिछले वाले मेरे एपिसोड जिसके अंदर मैंने नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम धरती पावका न चैनम कलदन्यतापो न शोषति मारुता, इसके बारे में बात की थी। उसी का एक ये एक्सटेंशन आप लगा के चलो। पहले मैं सोच रहा था कि वो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, इस टाइप का, लेकिन मुझे लगा ये ज्यादा अच्छा एक हुआ। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पिछला सुन के आएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, और अगर नहीं सुन के आए हैं तो कोई बात नहीं, क्लियर ही कर देते हैं। हमारा काम ही है क्लियर करना। तबीयत थोड़ी खराब चल रही। तो मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे ताऊ जी की डेथ हो गई। वहाँ पे भैया के पास रहने का मौका मिला मुझे। 13 दिन उन्हीं के पास रहा जब तक 13वीं नहीं हो गई। उन्हीं के पास रहा, उनके साथ जाता रहा, उनके साथ काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, कैसे वो एक हर एक चीज़ को एक परफेक्शन के साथ करते हैं, कैसे वो हर एक चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम किसी भी चीज़ के ऊपर तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। कोई बात हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। तुरंत उसके ऊपर अगर मान लो किसी ने बुरा भला हमें कह दिया या कुछ कह दिया तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि बस अब तो कहानी खत्म। लेकिन उनसे मैंने सीखा कि श्रद्धा और सबरी नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसमें आपको सबूरी रखना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, बोलने में थोड़ा एक लहजे में अपने थोड़ा मिठास होनी चाहिए, और बोलने में आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। ये शख्स कौन है आज इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। सिर्फ ताऊ जी के बेटे नहीं है, ये हमारे पूरे खानदान के सबसे बड़े बेटे। ये हमारे पूरे खानदान के सबसे सिर्फ बेटे नहीं है, ये हमारे पूरे खानदान के सबसे पहले इंजीनियर थे। ये हमारे पूरे खानदान के सबसे पहले इंजीनियर नहीं है, ये हमारे सबसे पूरे खानदान के सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हुआ है, जस्ट लाइक हिज फादर।
जैसे मैंने बताया था ना कि ताऊ जी ने क्या किया था, आगे पीछे के सारे रिकॉर्ड, हिमाचल प्रदेश ये वो, जब ये महापंजाब होता था, हिमाचल सबके इकट्ठे टेस्ट होता, उन सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे आगे पीछे के। ऐसे ही ये थे, इनके फिजिक्स में 99 आए थे। एक नंबर इनको पता था कि नंबर कहाँ कटा है। केमिस्ट्री बायो सबके मिला के इनको उस टाइम शायद इनके 95 96 आए होंगे। सोचो कब दिया होगा उन्होंने, 92 में, 4 में शायद। आप सोचो, एक सुपर इंटेलिजेंट, सुपर ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, अ लवेबल पर्सन, कि जो इनके साथ मिल जाए वो मधुमक्खी की तरह चिपक जाए। एक छत्ता है ये, एक फूल ऐसा जिसके अंदर से नेक्टर बहता रहता है, और ज्ञान का सागर, अथाह। आईएएस वो दे चुके थे, प्रीलिम्स करके मेंस करके इंटरव्यू के अंदर रहे वो, और उससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी इंटरव्यू में रहे वो। सिर्फ पैसा देना था, चौटाला की सरकार थी, सॉरी यार मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, चौटाला की सरकार थी, पैसे मांग लिए, पैसे उन्होंने दिए नहीं। कहते इतना करके मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, यहाँ पे भी आके पैसे देने पड़ गए तो फिर फायदा क्या, वरना 98 में ही शायद ये तब ऑफिसर बन चुके होते। अभी क्या स्टेट है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मेरी जिंदगी में आए और मैं इनके साथ काफ़ी एक अटैच सा हो गया। 13 दिन रह के उनके साथ सो के एक काफ़ी एक वो ना तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है। जैसे मेरा प्रोफेसर जो मैंने आपको बताया, मेरे रिंकू भैया, ये विवेक शर्मा जी, जिनके रेजोनेंट क्लासेस हैं कुरुक्षेत्र करनाल वगैरह में, चीन है पूरी। तो जैसे उनके साथ अटैचमेंट हुआ ना, वैसे ही मेरा इनके साथ अटैचमेंट हुआ, और इनके साथ उनसे अटैचमेंट बिल्कुल अलग था। अब जो पहले वाले भैया हैं उनके साथ अटैचमेंट था, उनके साथ गाना गाना, उनके साथ रास्ते में बाइक पे जा रहे हैं गाना गा रहे हैं, उनके साथ और बहुत कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं इधर उधर की, पॉलिटिक्स की, ये वो, जय श्री राम, परशुराम, सब कुछ। जो ये भैया थे, ये थे सबसे बड़े भैया, ये उनसे भी बड़े थे। इनका एक ओहदा तो था ही बड़ा, इनका एक ओरा भी था। ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये फेलियर टू सक्सेस की बातें कर रहे हो और आप यहाँ पे एक जीवनी सुना रहे हो। ना ना ना, सुनना जरा, ये सिर्फ जीवनी नहीं है, ये सिर्फ ये उस बंदे का कैरेक्टर शो करता है कि व्हाट अ गुड पर्सन, अ गुड सन शुड बी, जस्ट लाइक हिम। मतलब इनके बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वॉशरूम में भी है, पोटी कर रहे हैं, तो अगर मान लो उनको उनके पेरेंट में बुला दे तो वो आधे में छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतने ओबीडियंट। क्या बोलूँ मैं, सॉरी यार ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब कॉपीराइट वगैरह या इस टाइप का कुछ स्ट्राइक मत मार देना ऐसे शब्दों पे। ऐसा बंदा, तो उनके पिता चले गए, उनके ऊपर जैसे पहाड़ था टूट पड़ा, वो अपने आप को बिल्कुल उन्होंने, मतलब जैसे उनको लगा कि अब मैं क्या करूं। वो सीनियर मोस्ट हो गए, मुखिया बन गए, लेकिन उनकी जो थी, जो उनकी प्रेरणा स्रोत थे, वो उनके पिताजी थे। उनके जाने के बाद उनके ऊपर क्या गुजरी होगी आप सोचो जरा। वो यंग ही तो थे, 26 साल के, उतने में उनके पिता की डेथ हो गई। और सोचो सारा, 2 बहनें भी थी, एक छोटा भाई भी था, कितना उनके सर पर एक कहर टूटा होगा। ये किसी एक फेलियर से कम था। हार्ट फेल हो जाता है, यहां तो इंसान ही फेल हो गया। जैसे ही ताऊजी जिंदगी से निकले, उनके जीवन में उनको ऐसा लगा कि मेरी जीवन अब आगे कैसे बढ़ेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो ऊपर वाला विधाता, उसकी नियति, उसका जो लिखा हुआ है, उसके पढ़े को कौन जान सकता है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो तुम क्या जानो। वो कब किसको किसके साथ जोड़ दे और कैसे उसको आगे लेके जाए, ये तो भैया सिर्फ वही जानते हैं। बताऊंगा मैं इनकी स्टोरी, इनके ऊपर पूरा एक एपिसोड गया, मेरे को पूरी एक सीरीज बनानी पड़ेगी कि इनकी स्ट्रगल्स और इनके हसल, जो पिता के जाने के बाद, जैसे होता है ना कि रिश्तेदार
जैसे वो थे तो हाँ भाई ये तो भाई साहब है, भाई साहब है, लेकिन उसके बाद एकदम में सब छोड़ जाना। एक थोड़े टाइम के लिए लोग आते हैं, शोक प्रकट करते हैं, धीरे 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 एक बड़ा जो मेन सूत्रधार था वो चला जाने के बाद एक अकेला महसूस करना, एक बहुत बड़ी विपदा भी इनके पास आई, तब किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले लड़े उसमें। मैं काफी लेट आया था उनके इस चीज में। तो ये इंसान मुझे कुरुक्षेत्र में मिले, और आप देखो कनेक्शन कि मैं कुरुक्षेत्र में कब आया, कैसे आया, कृष्ण जी ने क्या किया, विवेक भैया, रिंकू भैया, उनके साथ फिर मैं इनके पास आया, 13 दिन इनके पास रहा, जिसने मेरे जीवन के अंदर डिसिप्लिन और काफ़ी चीज़ें, जैसे हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से रखना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, जैसे वो बताते थे, अपनी कहानियाँ सुनाते थे, मैं यहाँ गया वहाँ गया। कब उसने इस टाइम से पहले केदारनाथ और ये हेमकुंड साहिब और ये इधर उधर सब कुछ घूम रखा था उन्होंने। तो उनके पास आए तो मैंने बोला मधुबन के आंगन को देखो, लेकिन वो उनके पास भी एक सपोर्ट सिस्टम था। वो सपोर्ट सिस्टम तो ऐसा सिस्टम है कि मैं क्या बताऊं। अगर वो सिस्टम भारत के प्रत्येक घर के अंदर अगर वो सिस्टम हो जाए, ये वाला सिस्टम, तो हर घर से सुंदर पीछे, हर घर से सत्य नडेला, हर घर से एक बंदा निकले। उनकी कहानी बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये भैया मेरे पास रहे, इनके पास सॉरी भैया मेरे पास कैसे रहे, तो मैं इनके पास 13 दिन रहा। उसके बाद भी फिर एक्सटेंड करके भी 5-10 दिन और रहा, मतलब पूरा मेरा सितंबर का अक्टूबर तक मैं उनके पास रहा। और अपना जो क्लासेस लेता था मैं इंजीनियरिंग की, वो और अपने +2 वगैरह की दोबारा से जो मैं कर रहा था, तो वो सब मैं लेता रहा, चलता रहा, आना जाना। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में, ये मैं अगले एपिसोड के लिए छोड़ देता हूँ, नवंबर वाला पोर्शन। तो मैं वापस वहीं पे शिफ्ट चला गया रिंकू भैया के पास, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता था वो। तो वहाँ से चलता रहा, आते रहे, जाते रहे, करते रहे, क्लास करते रहे। मार्च आ गया। मार्च आने के बाद मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए, बहुत अच्छा स्कोर आया। मेरे को याद है इंग्लिश का पेपर जो था मैंने आधा घंटा पहले ख़त्म कर दिया था, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो तैयारी वगैरह करी। वही मैंने आपको PhD, अपने चौहान सर जो थे मेरे PhD, गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। उनकी भी डेथ हो गई, जिसके कारण थोड़ा सा मेरे को धक्का लगा, और 2 दिन बाद पेपर था तो कुछ फ़र्क भी पड़ा मैं फिजिक्स में, लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट मेरा स्कोर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद था इंजीनियरिंग का पेपर, AIEEE था, हरियाणा का पेपर भी होता था, पंजाब का अपना होता था, सीट बोलते थे उसको, सीट का एग्ज़ाम, कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो वो हुआ। उसके अंदर मेरा हरियाणा कोटे में दिक्कत आ रही थी, क्यों, मैं तो था दिल्ली का, आप कनेक्टेड हो ना। अब मैं तो था दिल्ली का, अब हरियाणा के उसके अंदर मेरे को थोड़ा, क्योंकि वो था ना, जो हरियाणा के बच्चे खुद का डोमिसाइल होता है, जो हरियाणा के होते हैं उनको ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, और जो बाहर के होते हैं आउटसाइडर उनको कम मिलती है। तो मैंने, क्योंकि दिल्ली के अंदर का तो मेरा इंद्रप्रस्थ का था बस, और DTUIN का तो मेरा कुछ सीन था ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती, वो मैंने की नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट माई फेलियर्स, आई ऑलवेज से। तो अब ये जरा समझ के चलना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग का, AIEEE का एग्ज़ाम दिया, दे के मैं घर आ गया। मैंने ये CET का एग्ज़ाम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। AIEEE के अंदर रैंक पहले तो आया था, आपको पता ही है, जैसे 2,45,538 कुछ, उसके बाद आया 1,00,000 कुछ, ठीक है। अब उसके अंदर कितने ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कितने ऑप्शन आप सोच के चलते होगे, कितने आप अवेल कर लोगे, थोड़े बहुत।
उस समय अगर मैंने उस समय जैसे AIEEE के अंदर ऑप्शन था आर्किटेक्ट या बी फार्मा इस टाइप का कुछ भरा होता तो मेरा एक टॉप क्लास के कॉलेज के अंदर आराम से एडमिशन होता, क्योंकि वहाँ बच्चे ले ही नहीं रहे थे, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता थी जो बच्चे नहीं ले रहे थे, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा स्कोप था। लेकिन मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी ना, मुझे तो उसकी थी। तो मैं ये सब एग्ज़ाम हो गया। अब सुनना ज़रा, तो आती है बात काउंसलिंग की। काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, दोस्तों, कुछ भी हो आप, या कोई भी अगर CBSE का सुन रहा है जो अभी 12th के एग्ज़ाम देने वाला है या दे चुका है या काउंसलिंग के अंदर है, काउंसलिंग के फॉर्म भरना चाहता है, ज़रा सुनो ध्यान से। काउंसलिंग का फंडा, मैंने अपनी काउंसलिंग के बाद पता नहीं कितनी काउंसलिंगें करवाई हैं बच्चों को, उनकी चॉइस की चीज़ क्या, जो उनके इंटरेस्ट है ना वो वाली चीज़ दिलाई है मैंने। मैं खुद जब जॉब की मैंने बाद में, जहाँ भी की मैं बताऊंगा बाद में, वो काफ़ी टाइम है उसमें, तो वहाँ पर भी मैंने एक बच्चे को, जबकि मेरे खुद के वहाँ से वो था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बोला सर जो इसके लिए अच्छा है ना मैं वो बताना चाहिए, ना कि जो हमारे लिए अच्छा है, कि हमारे यहाँ पे सीटें खाली पड़ी है तो हम यहाँ करा देना। तो इसको ज़रा सुनना यार, थोड़ा सा टाइम दूंगा बस। तो काउंसलिंग में क्या होता है, बेसिकली आप प्रेफरेंस भरते हैं, मुझे पहले ये कॉलेज मिल जाए, मुझे ये कॉलेज मिल जाए, या फिर मुझे ये स्ट्रीम चाहिए। अब इसके अंदर सिनेरियो क्या होता है, या तो मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए इंडिया में या हरियाणा में, जहाँ का भी आप भर रहे हो, या फिर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए और मुझे कोई भी स्ट्रीम मिल जाए। और जो बिल्कुल ही जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इनको बस इंजीनियरिंग करनी है, मान लो भाई प्लाट बेच के भाई हम तो डोनेशन में एडमिशन ले लेंगे या जैसे करके ले लेंगे, वो क्या करते हैं, कोई भी कॉलेज कोई भी स्ट्रीम, हमें तो सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना। तो तीसरों की तो बात छोड़ दो, अब पहले दोनों पे आ जाओ कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है लेकिन मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। अब आपको कॉलेज ही नहीं पता कौन सा अच्छा है, फिर क्या करोगे। वहां काम आते हैं काउंसलर, जो अगर आप पहले काउंसलिंग में कभी गए हो किसी के भी, या जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे मैं जिस काउंसलिंग में गया था वो हिसार में हुई थी, हिसार यूनिवर्सिटी में। और उसके अंदर क्या होता था कि हर एक कॉलेज की स्टॉल्स होती थी, वो अपने कॉलेज के ब्राउचर वगैरह और बाकी चीज़ें सब रखते थे अपने पास दिखाने के लिए, देखो हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी लैब्स हैं, इतनी लैब्स हैं, इतने बड़े कमरे हैं, AC रूम है, हालांकि उसमें AC चलते नहीं है लेकिन फिर भी AC वाले कमरे हैं, हॉस्टल देखो कितना अच्छा है, हॉस्टल कबाड़ खाना होता है लेकिन फिर भी हॉस्टल हमारा इतना अच्छा है, ये सब ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो तो फोटोशूट होता है ना, याद रखना मेरी बात। जो भी आप ब्रोशर में देखते हो, जो भी आप वीडियो वगैरह देखते हो, वो सब एडिटिंग है, वो सब है। जब तक आप लाइव खुद जाके ना देख लो, वहां के कुछ बच्चों से ना पूछ लो, तब तक उसके बारे में मन मत बनाना। पर मेरे साथ क्या था, मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए थी, कोई भी चीज़ मिल जाता मुझे, और मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए। और दूसरे वाले बच्चे जो होते हैं कि भाई मुझे कॉलेज यही चाहिए लेकिन स्ट्रीम कोई भी मिल जाए, वो अलग सिनेरियो। लेकिन इन दोनों के बीच का एक कॉमन लिंक होता है, जो मुझे बताया उस शख्स ने, जिस शख्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा था, राजीव शर्मा, पिट्टू भैया। वो भी एक कॉलेज के अंदर, वहाँ इधर हरियाणा के अंदर ही एक बहुत टॉप क्लास कॉलेज के अंदर थे एज अ लेक्चरर। तो वो वहाँ पे एज अ काउंसलर आए हुए थे कॉलेज की तरफ से। तो वो बाई चांस मुझे वहाँ मिल गए। और बाई चांस कैसे मिले कि मुझे कैसे पता चला कि जब मैं, क्योंकि मैं तो उनके पास रह के आया था 13-14 दिन, तो मेरा कनेक्शन था, फ़ोन नंबर वगैरह था। तो जैसे ही मेरे नंबर आए, मेरा रैंक आया, तो मैंने भैया को बताया भी ऐसे ऐसे रैंक आया है। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, तू देख अभी तेरा देखते हैं क्या सिनेरियो बैठता है, कि अगर तेरे +2 में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे कई बार कई जगह पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है आराम से। तो ये सब बातें करी थी। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी तो काउंसलिंग में ड्यूटी है, अगर तू उस दिन आएगा तो मैं तुझे मिलूंगा। तो मैं तो मिल गया उनको। हाँ भैया बताओ। तो उन्होंने मेरा रैंक देखा और उन्होंने मुझे बोला, वो बिल्कुल भी व्यंग्यात्मक नहीं था, उन्होंने बोला था कि तू ये मत सोच तुझे तू कौन सा कॉलेज लेगा, क्योंकि पापा ने बोला कि भाई इसको कौन सा कॉलेज दिलाना चाहिए। या मैंने भी बोला, मगर भैया मैं कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने मेरा नंबर देखा उन्होंने मेरा रैंक देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने पापा को देखा, फिर कहते तू ये सोच तुझे मिलेगा किसमें भैया क्या
कहता तेरा इतना रैंक है, इतने रैंक पे तो सीटें भर जाएंगी जिन कॉलेज के अंदर तू चाहेगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू मेरे कॉलेज में तो आ नहीं सकता, ये मीठापुर मतलब अलग अलग जगह जो थी कॉलेज, कहते इसके अंदर देखता हूँ। पूछा भाई यहाँ पे कितने पे जा रहा है? अच्छा इसमें 60,000 पे जा रहा है, इसमें 70,000 पे जा रहा है। कंप्यूटर साइंस कितने पे जा रहा है? अच्छा मैकेनिकल कितने पे जा रही है? वो मैकेनिकल और ये मैं कहा भैया मुझे कंप्यूटर नहीं का। कहता है तू ये सो तुझे कौन सी स्ट्रीम मिल जाएगी। तो मुझे बड़ा एक वो हुआ, क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो सच बोलते थे। वो ये घुमा फिरा के या मुझे चढ़ाने के लिए ऐसे भी बोल सकते थे, नहीं 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 कोई बात नहीं तू ट्राई कर, बाद में ना मिलता तो मुझे बहुत दुख होता। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तू ये सोच तुझे किसमें मिल जाएगा। फिर जब मेरा रैंक आने वाला, कहता तो अभी तो तू भूल ही जा, तू 3-4 घंटे वेट कर, जब तेरा रैंक के आसपास आने वाला होगा ना उस टाइम तू कॉलेज भरियो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक लिस्ट दी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके तू इन कॉलेजेस के अंदर भर दे, अगर तेरा इसमें हो जाता है तो उसके तब जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उसके अंदर का भी उन्होंने बताया। तो वो सब मैंने भरे उसमें, और जब काउंसलिंग हुई तो उसमें वो सीट मेरे सामने ही भर गई, मुझे कंप्यूटर साइंस में नहीं मिली। तो उसके बाद का जो मेरा ऑप्शन था उसके अंदर मुझे कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक दूसरे कॉलेज के अंदर आईटी मिल गई, जो कंप्यूटर साइंस का ही एक पार्ट होता है। उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा और प्रैक्टिकल लैंग्वेजेस वगैरह ज़्यादा कराते थे। और मुझे आईटी समझ में ना आईटी में क्यों मिल गया मुझे। तो मुझे आईटी के अंदर एडमिशन मिल गया। मैं भैया के पास आया, मैं भैया को बताया भैया ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ मिला है। कहते हैं वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा कॉलेज है और तेरे को है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे ऐसे करके है। फिर बोला भैया मुझे तो कंप्यूटर साइंस चाहिए थी। तो फिर उन्होंने बोला कि कंप्यूटर साइंस तो अब तेरे को इसमें तो मिली नहीं है। हाँ तेरे को वैसे अगर तू मेरिट बेसिस पे पता कर सकते हैं कि जहाँ तेरी भाभी जॉब करती है। अब ये वो शख्स है जो मैं बता रहा था सपोर्ट सिस्टम, वो थी उनकी वाइफ। वो कौन है क्या है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं उनके पास गया और क्या उन्होंने मुझे कहा, क्या ऐसा कह दिया कि जो अभी तक मैंने कभी ना सुना। और मैं सोचा मगर ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, ये कौन है, ऐसे भी लोग होते हैं क्या। मतलब मैं तो जिस बैकग्राउंड से आया वहां तो धारणा ही अलग है, यहाँ तो ये बिल्कुल ही अलग है। वक्त, हालात, जज्बात सब चेंज, सब कुछ अलग, मगर ये तो दुनिया ही अलग है, यही तो दुनिया है। मैं जिस दुनिया में जी रहा हूं तो वो तो कपटी है, वो माया जाल है भाई। तो कौन है क्या है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन एक काउंसलिंग वाला टॉपिक मैं जरा क्लियर कर देता हूँ। तो आप जब भी काउंसलिंग भरे तो प्लीज एक ऐसे बंदे से भरे जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। किसी कॉलेज वाले से पूछोगे और अगर वो खुद काउंसलिंग में है तो वो आपको अपने कॉलेज की ही अच्छाइयाँ बताएगा। कभी मत जाना, रिसर्च करो, देखो बहुत सारा यूट्यूब भरा पड़ा है। अब मैं नाम भूल गया, एक गर्ग भी है काफ़ी अच्छा, वो सारे कॉलेजों के रिव्यू वगैरह डालता है। इनको पढ़ो अच्छे से, देखो पेड प्रमोशन तो नहीं है, जाके देखो। नो एज ए स्टूडेंट ऐसे घूमने चले जाओ, घूम घाम के आ जाओ, पता कर लो, फाइनल कर लो मेरे को ये 5-6 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे ये स्ट्रीम चाहिए। हाँ अगर मुझे ये स्ट्रीम नहीं मिली तो मैं ये स्ट्रीम ले लूँगा ताकि मैं स्ट्रीम से उस स्ट्रीम में दोबारा जा सकूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस है कोर, मैकेनिकल वाला भी कंप्यूटर में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल वाला कंप्यूटर में आ जाता है, एक लैंग्वेज सीखते हैं कंप्यूटर में आ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है जिसमें सब कुछ एआई वगैरह मैंने कब पढ़ ली डिग्री में, अब आ रही है। एक्सपर्ट सिस्टम जो डिजाइन कर रहे हैं, चैट जीपीटी है, कब पढ़ लिया मैंने, इसके ऊपर तो मैंने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो ये सब अपने कोर में है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको गाड़ियां बनानी है, डिजाइन करनी है, गाड़ियां बनाना अच्छा लगता है, मोटरसाइकिल बनाना अच्छा लगता है, तो आप मैकेनिकल में जाओ। फिर मैकेनिकल के अंदर भी अगर आप चाहते हो, चलो अब क्या कर रखा है इनमें से छोटी पैसे कमाने के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, फ्लाई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में से जैसे आईटी निकाल दी, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस। अरे भैया तुम डीबीए पढ़ोगे ना, वो क्या कहते हैं, डीबीए पढ़ोगे, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे, सब वही है। उनको अलग अलग एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट की 6 स्ट्रीम बना दी उन्होंने। तो थोड़ा दिमाग से पढ़ो, आपका जिसमें फोकस है, जो आपको लगता है सही है उसको सीक्वेंस में पढ़ो। बिट्स पिलानी की सीक्वेंसिंग ऐसी होती है कि अगर आपने जो भर दिया उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। एक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, दूसरी अटेम्प्ट नहीं, तो भाई दिमाग से भरना पड़ता है। काउंसलिंग पे जितना टाइम लगा दोगे ना बाद में उतना सुखी रहोगे।
कॉलेज लाइफ पूरी अभी बताने वाला हूँ, उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है। अब देखना जरा कैसे रहा हूँ मैं, और कैसे और बच्चे भी रहे, सबके बारे में बताऊंगा मैं। क्या हादसे रहे, क्या लोगों ने, कैसे कैसे बच्चे मिले जिन्होंने जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा, या कैसे वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंच गए। मेरी खुद की एक सिस्टर भी मेरे साथ थी इसमें, मैं लकी था कि वो भी थी। तो वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले आने वाले एपिसोड्स के अंदर। पूरी कॉलेज लाइफ की स्टोरी चलेगी इसके बाद। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि किसी की डेथ हो जाना वो आपको रोक नहीं सकती, आपको रोकना भी नहीं चाहिए। आत्मा न मरती है, अजर है, अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, शस्त्र उसको काट नहीं सकते। नैनम दहती पाव का, आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम कलदन्य तापो न शोषति मारता, हवा उसको छू नहीं सकती, वाणी उसको, पानी उसको गीला नहीं कर सकता। तो भाई किस चीज की चिंता, आगे बढ़ो, चलते जाओ। वो भी रुके नहीं, उन्होंने उन हालात को समेटा, सोचा चलो ठीक है मैं अकेला रह गया, लेकिन अपने आप को उन्होंने और ताकतवर बनाया। उन्होंने कहा कि उनका जो सपना है, या वो जो सोचना चाहते थे, वो जो मेरे लिए चाहते थे, जो मैं अपने पोते के लिए चाहते थे। सोचो 2.5 साल का उनका पोता था जब उनकी डेथ हुई। सोचो पोते के साथ खेलने का टाइम था, उसमें वो भगवान को प्यारे हो गए। वो सब दुख उसके अंदर था, लेकिन फिर भी वो क्या बने क्या नहीं बने वो आगे की बात है। लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, फेलियर्स के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। काउंसलिंग की मैंने आपको बताई, काउंसलिंग के अंदर बिल्कुल ब्रेन यूज करना है, बिल्कुल भी दूसरे का ब्रेन नहीं, अपना खुद का ब्रेन यूज करना है। अपने को शीशे में देखो, खड़ा हो जा, खड़े हो जाओ। वो देखिए ना तमाशा मूवी, शीशे में खड़ा हो जाता है, अपने आप से बात करता है। शीशे में खड़े होकर देखो, बात करो, क्या चाहिए भाई तुझे, क्या बनना क्या है, असली बता। हाँ, अगर तेरे को कुछ यूट्यूब क्रिएटर बनना है या फिर तेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, तो तू ये वाली स्ट्रीम ले ले। इंजीनियरिंग में टाइम वेस्ट मत कर, या इंजीनियरिंग में रह के तेरे को कुछ करना है कि तो फिर भी तू जो मर्जी ले ले, वो कर ले। तो दिमाग से इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन आप अगर आप कॉमर्स लेते हैं, आपको सीए बनना है, कुछ भी बनना है यार, मैं सिर्फ इंजीनियर का फेवर नहीं कर रहा, चाहे डॉक्टर बनना है। वो है ना लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग मैंने बोला था कि बेटा तो आगे जिंदगी में क्या करने का, अभी क्या करने का सोचा है। तो ऋतिक रोशन कहते हैं कि बस मैं अभी इसके साथ घूमने जाऊंगा, फिर शाम को उत्तम के पास जाना है और फिर जाके गेम खेलूंगा। बेटे जिंदगी के बारे में क्या सोचा, कहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो उसके बारे में सोचो, एक अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बनो तो अपने मन का बनो, अपने पैशन को फॉलो करो, किसी दूसरे का पैशन नहीं। चाहे वो आपके मेरे माँ बाप का भी पैशन मेरे साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं एक एक्टर बनूं, एक कोई एंकर बनूं अच्छा सा, या डांसर बनूं एक अच्छा सा, मतलब मैं मुंबई जाके कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं कि मैं हो जाऊं। तो गुलशन कुमार के वो आते थे, तो मैं बहुत वीडियोस वगैरह भेजते थे वहाँ पे। लेकिन एक इंजीनियरिंग भी हमारा फैक्टर था, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा जो पूरे खानदान में कोई आइडियोलॉजिकल कोई था बंदा, तो वो थे ये। उनको लगता था कि भाई बेटा हो तो ऐसा, भतीजा हो तो ऐसा, सब कुछ हो तो ऐसा, बिट्टू जैसा। उनका प्रेशर नहीं था, हमें बचपन से बताया जाता था वो देख उसने अपने उससे ये कर लिया, उसने पहली सैलरी, उतनी सैलरी मिली कि उसने बाइक ले ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो ऐसे पैसे उसका, क्योंकि वो ऐसे कॉलेज में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जहाँ वो कहते हैं कि उसकी फीस ही नहीं है, वो फ्री में पढ़ी, इंजीनियरिंग करके आ गया, कैंपस प्लेसमेंट, ये वो सब कुछ। क्या नहीं यार, जो तुम एक सोच सकते हो ना एक इंटेलिजेंट बंदे के बारे में, बस वही है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए और आपको ये प्रॉमिस करते हुए कि अगले मंगलवार फिर मिलते हैं शाम 8:07 पर, मिलेगा जरूर। और तब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़ ही नहीं रही है, देखो तुम। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको लगता है आपको सुनना चाहिए, जो अभी इस फेज़ में है या जो घबरा रहा है। बहुत सुसाइडेड केस सुनता हूँ यार मैं, सुसाइड की तो नौबत आएगी नहीं। अगर आप मेरे पिछले 9 एपिसोड 8 एपिसोड जितने भी हैं उतने सुनोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा यार इसके बाद तो बहुत ही सुसाइड करने के बहाने, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। घुटने नहीं टेके ना, अपन एक्सेप्ट किया, यस फेल हो गए, कोई बात नहीं, चलते जाएंगे, डरेंगे नहीं।
आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फेलियर चाहे जितने मर्जी आ जाए, कूद के चले जाएंगे उनको। दे आर जस्ट लाइक हर्डल्स, कूद के आगे बढ़ जाओ। टक्कर मारोगे तो गिर जाओगे, कूदो, निकल जाओ आगे, आगे आ गए। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए। कोई एक जो अपने जैसे आप कहते हैं ना कि अगर 5 इंटेलिजेंट लोग हैं तो छठे आप हो, 5 अमीर लोग हैं छठे आप हो, तो 5 ज्ञान वाले लोग हैं तो छठे ज्ञानी आप होंगे। क्योंकि वो ज्ञान वाली बातें करेंगे, आप ज्ञानी बन जाओगे। वो बिजनेस की बातें करेंगे, आप बिजनेसमैन बन जाओगे। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो। चाहे वो खाने की रेसिपी हो, चाहे वो घर को सेट करना हो, चाहे वो कुछ चीज़ किसी चीज़ को मेंटेन करना हो, खाट बनाना तक भी जो बड़े बुजुर्ग को आता है वो भी सीखो। आपको सब कुछ आना चाहिए, स्किल इंप्रूव करो। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07